नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज आपकी लाडली बहन आपके लिए हमशक्ल कहानी का पार्ट 2 लेके आई है। उस दिन के बाद से मालविका ने महसूस किया कि मयंक के भीतर एक और भिन्न मयंक अवतरित हो गया है। व्यवहार और प्रकृति के स्तर पर उसे जाने पहचानने में मयंक से बिल्कुल उलटकर वहीं उन्मुख ठाकों और लतीफ़ों से सगुफे छोड़ता पहले का मयंक और कहाँ मौन और गंभीर मुखौटा लगाए हुए अंतर्मुखी मयंक। यह देखती ही मयंक के व्यवहार में स्थिरता घुलती जा रही थी। पहले सुबह ऑफिस जाने से पूर्व और शाम को घर लौटकर आने के बाद उसे एक पल के लिए भी अकेली नहीं छोड़ता था। मयंक अब कछुए की तरह अपने खोल में सिमटा रहता और मयंक को मुखर करने के लिए पहल उसे ही करनी पड़ती। उसके उत्तर में वैसे फाहूँ करता, औपचारिक बनता रहता। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए मयंक पूछ बैठा, बंटी कहाँ है? पड़ोस के गुड्डू के संग खेल रहा है। स्कूल से लौट आने के बाद उसने दूध दिया था? हाँ। सुबह उसके टिफ़िन बॉक्स में चॉकलेट रखी थी ना? हाँ। अचानक मयंक की नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास वाली कैबिनेट पर चली गई। उसकी त्योरियाँ चढ़ गईं और वह चीख पड़ा, यह चाबी वाली डॉल तो बंटी के खेलने के लिए लाया था, इसे अलमारी के भीतर क्यों रख दिया? मालविका उसके लहजे से स्तब्ध रह गई। डॉल को मयंक ने खुद ही अलमारी के भीतर रखा था। बंटी को ले जाकर मेरी ममता पर इस तरह के संदेह क्यों होने लगे हैं तुम्हें? मालविका की आवाज़ अनायास ही भर्रा उठी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मयंक एक पल को सकपका गया। चेहरे की रेखाएं भी बहुत कुछ अनकहा कर देती हैं। मयंक, मालविका ने अटक अटक कर कहना जारी रखा, पहले भी कह चुकी थी, मैं तुम दोनों को बहुत ही प्यार करती हूँ। तुम्हारा इस तरह खामोश रहना मुझे सही नहीं लगता, मगर प्यार नींव तो विश्वास पर टिकी होती है। न विश्वास करो, मैं बंटी को अपने को जाए बच्चे की तरह प्यार करती हूँ और दूसरे बच्चों के आने के बाद भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। संडे की रात में टीवी पर दूसरी माँ फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म सौतेली माँ के जुल्म और कठोर व्यवहार वाले कथानक पर आधारित थी। फिल्म देखते ही दोनों के बीच मौन पसरा रहा। फिल्म समाप्त होने पर मालविका ने हंसते हुए टिप्पणी जड़ी, ये फिल्म वाले भी ना कल्पना कैसी कैसी बेतुकी उड़ान भरने लगते हैं और अपनी सनक में फिल्म को अविश्वसनीय ही नहीं, नकारात्मक और वाहियात बना डालते। कमबख्त ने सारा मूड खराब कर दिया। दूसरे दिन ऑफिस जाते हुए मयंक ठंडे लहजे में बोला, क्यों ना बंटी को हम किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दें। अभी से वहाँ रहेगा तो तौर तरीके सीख लेगा और तुम्हें भरपूर आराम भी मिल जाएगा। आराम? मालविका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। विचारों में मयंक के चले जाने के बाद अशांत हो उठी। काम में मन नहीं लग रहा था, मस्तिष्क में विचारों का मंथन चल रहा था। आराम शब्द से मयंक का व्यंग किस ओर था, वह खूब समझ रही थी। उफ, कब क्या करे। मयंक को दिल की गहराइयों से प्यार करती है, उसके बिना जीने की कल्पना भी असहनीय है। बंटी भी अपने घर में जन्मे बच्चे की तरह बेहद प्यारा और अपने प्यारा और वात्सल का प्रमाण क्या इसी तरह हर वक्त रो रो कर गिड़गिड़ा कर देना पड़ेगा? इससे तभी बंटी की आवाज़ में तंद्रा भंग हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने दिव्या खड़ी थी। हाय माला, कैसी हो? दिव्या ने उसे कंधे से पकड़कर कहा, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों? दिव्या ने उसे कंधे पर पकड़कर कहा, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों? मयंक से झगड़ा हुआ क्या? मालविका उसके सवाल पर भभक पड़ी और सारी बातें विस्तार से बताती चली। मयंक और बंटी के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, प्रेगनेंसी की बात पर मयंक की असहजता, बंटी को लेकर माला के व्यवहार पर संदेह। बेशक मयंक खुलकर भले ही ना कहे, पर उसके रूखे हाव भाव से स्पष्ट है कि उसे प्रमाण चाहिए। प्रमाण? अपने प्यार का समर्पण और अपने वात्सल्य का प्रमाण कहाँ से और कैसे जुटाऊं? दिव्या, क्या नारी को कोई अपनी स्मिता नहीं होती है? लोगों को क्यों न विमाता में सिर्फ कैके ही नजर आती, पन्ना नहीं? युवावस्था में ही विधवा हो जाने के बाद ससुराल और पियर दोनों ही ओर से प्रताड़ित होकर निर्वासन का घुटन भोगती दिव्या मालविका की व्यथा सुनकर तड़प उठी। तेरे इस कदर पागलपन की सीमा तक में समर्पण का क्या प्रतिदान मिला तुझे? संदेह और अजनबीपन की सलीब ही ना, जिस पर हर पल टंगे रहना है। कभी ऐसा पागलपन के दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ रे। लाख प्यार का दम भरे पर उसके अंदर का मैं कभी नहीं मरता।
जो हमेशा अधिकार की चाहत रखता हो वह प्यार की सांद्रता को क्या समझेगा। तेरी समस्या के दो ही हल हैं। मालविका उत्सुक निगाहों में दिव्या की ओर देख रही थी। पहला तलाक। दिव्या एक क्षण के मौन के बाद फुसफुसाई, मैं जानती हूँ यह तेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर गहरे तक ठुसी मयंक के प्रति विक्षिप्त दीवानगी ऐसा नहीं करने देगी। तुझे दूसरा हल जो ज़्यादा सरल है वह है अबॉर्शन, यानी गर्भपात। नहीं, मालविका ने कंठ में हल्की चीख निकल गई। चीख नहीं, चिंतन करो। सिर्फ गर्भपात ही मयंक के जहन में भरे शक और अविश्वास के धुंध को काट सकता है, और कोई विकल्प नहीं है। दिव्या मुँह बिचकाती उपेक्षा से हंसी। स्वप्न पुरुष हा हा हा। दिव्या के चले जाने के बाद मालविका बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ी। कलेजा धक धक कर रहा था। वह मयंक वाकई इतना निष्ठुर हो गया है कि अपने अप्रत्याशित अजूबे व्यवहार से अबॉर्शन की मांग कर रहा है। गर्भ से तिर्रा भ्रूण के निर्माण को भी बराबर की ही हिस्सेदारी है कि नहीं। दिन उसी तरह हुआ में बीत गया। मयंक असामान्य व्यवहारों से टीसता जा रहा था। कुछ दिन बाद एक घटना घट गई। दोपहर का वक्त था, बंटी के स्कूल की छुट्टी थी। वह कमरे में खेल रहा था। मालविका पलंग पर लेटी किसी पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। पता नहीं कब उसकी झपकी आ गई तो बंटी की चीख से के साथ टूटी। चीख किचन से आई थी। वह झटपट उस ओर दौड़ पड़ी। बंटी की तर्जनी से खून टपक रहा था। सब्जी काटने वाली छुरी से उंगली कट गई थी। मालविका को काटो तो खून नहीं। जहन से मयंक का तमतमाया रौद्र रूप तिलक उठा। 3 बजे थे। मयंक को लौटने में भी देर थी। पास के नर्सिंग होम में जाकर बंटी की उंगली की मरहम पट्टी कराकर ले आई थी। जख्म की वजह से बंटी को बुखार हो गया था। ऑफिस से लौटने पर जैसे ही मयंक को पूरा वाक़या पता चला तो देर तक चुप बैठा रहा, मानो अपने भीतर उमड़े भीषण क्रोध पर काबू करने का प्रयास कर रहा। फिर लंबी उबाऊ भरे विश्वास छोड़ता बड़बड़ाया, ऐसा ही होना है, मैं जानता था। विश्वास करूं मयंक, ये सब अनजाने में हुआ। मालविका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अनजाने में? मयंक उपेक्षा भरी हंसी हंसता रहा। लाख ममता का दम भरो तुम्हारे और बंटी के बीच एक कैकेयी हमेशा मौजूद रहेगी। नहीं मयंक, नहीं, तुम्हें इस तरह ममता को सलीब पर टांगने का कोई अधिकार नहीं। वह चीख ही तो पड़ी। ममता और वात्सल्य की बातें रहने दो, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। इसे जल्दी कोलकाता के किसी हॉस्टल में डाल दूंगा। मयंक के शब्द पिघलते हुए शीशे की तरह मालविका के कानों में टपकते चले गए। दूसरे दिन संडे था। मयंक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा सेव कर रहा था। मालविका पास ही पलंग पर बैठी थी। दोनों के बीच मौन किसी घने कुहासे की तरह पसरा हुआ था और बंटी का बुखार उतर चुका था। उससे पहले जैसी चपलता आ गई थी। एक खिलौना कार में पतली डोर बांधकर उसे खींचते हुए रूम में चक्कर काट रही थी। खेलते खेलते बंटी रूम से बाहर निकल आया। रूम से बाहर पतला गलियारा था और उसके बाद सीढ़ियाँ। बंटी रूम की ओर मुँह करके कदम दर कदम पीछे खिसकती जा रही थी। तभी मयंक का ध्यान उसकी ओर गया। वह चीख पड़ा, बंटी बेटे, सीढ़ियाँ हैं पीछे, रुक जाओ। मालविका ने न जाने कहाँ से फुर्ती आई। वह तीर की तरह बंटी की ओर लपकी और उससे पहले कि बंटी को अगला कदम सीढ़ियों पर पड़ा और लड़खड़ाता, मालविका ने उसकी बाँह से पकड़कर सामने की ओर खींच लिया। बंटी तो बच गया, पर वह स्वयं को संतुलित नहीं कर पाया और सीढ़ियों के नीचे लुढ़कती चली गई। जब परिचित नर्सिंग होम गायनी विभाग की ओटी के भीतर ही सहरा देने वाली शमशानी खामोशी का कोहरा लपेटे अष्टावक्री टेबल पर सलग पड़ी मालविका की देह। 3 घंटे की गहन चिकित्सा के बाद उसे रिकवरी रूम में लाया गया। चेकअप के बाद पता चला कि चोट के कारण पेट में पल्ला भ्रूण नष्ट हो गया है। वह तुरंत ऑपरेशन करके मृत भ्रूण को बाहर निकालना पड़ेगा, अत्यंत जरूरी है। कैसा लग रहा है? माला थोड़ी देर बाद होश आया है तो मयंक की आवाज़ से पलकें उसकी ओर उठ गईं। आवाज़ के लहजे में सुखद आश्चर्य से चौंका दिया। उन दिनों की अपेक्षा और कठोर व्यवहार से विपरीत प्यार की मिठास से लबरेज लहजा बिल्कुल वही और वैसा तो उससे पहली मुलाकात के दौरान बंटी के नर्सिंग होम में रहते हुए करता था। उन्मत्त और साधु व्यवहार से सराबोर बिंदास लहजा उसे लहजे की सुनने के लिए ही तो तरस रही थी। मालविका की नज़रें अपने चारों ओर के परिवेश का मुआवजा करने लगी थी और वे दीवारें, वे बार्ड, वे मेड, ये बेड और सारे उपकरण, लाइट, फैन, सब कुछ तो जाना पहचाना है। यानी वहाँ पुरानी नर्सिंग होम एडमिट है, लेकिन क्यों?
अचानक उसे महसूस हुआ। अचानक उसकी कोख में एकदम हल्की हो गई थी। दोनों हाथ उत्तेजना से नाभि पर आ टिके, ना कोई स्पंदन ना ही थिरकन। तो क्या वह भय से भरकर चीखना ही चाहती थी कि डॉक्टर अनीता दिखाई दी। चोट लगने से भ्रूण नष्ट हो चुका है, तुरंत अबॉर्शन करना पड़ेगा, नो अदर वे, नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर। मालविका सन्न रह गई। हलक से घुटी घुटी सिसकी निकल पड़ी। सन्नाटे के घोर में लिपटी बेआवाज सिसकी तो वह वजह है मयंक के लहजे की और व्यवहार से आए अप्रत्याशित बदलाव की। बदलाव के पीछे प्यार का आलोडन नहीं बल्कि गर्व का नष्ट होना था। खूब मालविका की सूनी नजरें पंख फड़फड़ाकर मयंक की नज़रों से की गुत्थी से मयंक अनजाने ही सकपक आ गया। चलो अच्छा ही हुआ अबॉर्शन हो गया। मालविका अब खुद को संयत कर चुकी थी। तुम्हें प्रमाण चाहिए ना कि मेरे वात्सल और ममत्व का। भले ही मुखर हो गया, तुमने नहीं कहा। तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं यह बात जरूर थी कि अबॉर्शन हो जाए। अबॉर्शन होने से मेरे भीतर की कैकेयी का भी अंत हो जाएगा। तुम्हें मेरे वात्सल का हर पल सलीब पर टांगने की ज़रूरत भी नहीं रह जाएगी। नहीं माला, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। आई लव यू वेरी मच। मयंक की जबान अनजाने में हकला गई। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मयंक मालविका शांत और गंभीर थी। दरअसल नारी मुक्त की सारी बातें सिर्फ हवा हवाई हैं। पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी की हमेशा को झुकना पड़ता है। नारी के लिए प्यार सिर्फ शब्द भर है, बल्कि एक समर्पण एहसास है। मैं तुम्हें और बंटी दोनों को दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। मेरे लिए भविष्य यानी अपना घर महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि अंतर वर्तमान यानी बंटी महत्वपूर्ण है। मेरी अभी भी यही मानना है कि माँ सिर्फ माँ होती है। उसे विशेषणों के खाने में मत बांटो। सामने की दीवार से आईना टंगा था। मयंक की नजरें आईने की ओर ही थी। आईने के भीतर उसका हमशक्ल अवतरित हो गया। अचानक उसे लगा आईने के भीतर उसके हमशक्ल का कद सिकुड़ने लगा और सिकुड़ता ही चला जा रहा है, इंच टू इंच। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।